नमस्कार और स्वागत है आपका बजट डिकोडेड में। बजट डिकोडेड एक ऐसा शो जिसके अंदर में हम बात करने जा रहे हैं भारत के आम बजट की और उस आम बजट की डिटेल्स की, यानी कि समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार किस तरीके से बजट बनाती है, सरकार कहाँ से पैसे लाती है और किन चीज़ों में खर्च करती है। साल दर साल किस तरीके से ये चीज़ें चेंज होती हैं, तो सरकार की प्रायोरिटीज़ किधर जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि आगे सरकार क्या करने वाली है, थोड़ा-सा एक आइडिया मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक ट्रेंड समझ में आने लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी ये है और धीरे-धीरे उसमें ज़्यादा बढ़ाने की, तो उससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि आगे आने वाले बजट भी कैसे होने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी, और जो कि हमारी मदद करेंगे इसमें समझने के लिए में कि बजट को कैसे डिकोड किया जाए, बजट को कैसे समझा जाए और बजट में किस तरीके से काम होता है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ में संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे सर। धन्यवाद एलेक्स जी, धन्यवाद, थैंक यू। संतोष सर, सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज बजट, एक तो वैसे बजट होता क्या है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए बजट की डेफिनेशन क्या है और बजट क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत सरकार का जो बजट है, हम उसके ऊपर आज एनालिसिस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट होता क्या है। तो बजट अमूमन देखेंगे तो जो आमदनी और खर्चे का जो है एक हिसाब होता है, जो सरकार देश के सामने रखती है कि आने वाले दिनों में हम किन किन जगहों से अपनी आमदनी जुटाएँगे और किन-किन रास्तों पे हम खर्च करेंगे। बजट एक अमूमन कह लें कि हम हर घर में हम बजट तैयार करते हैं अपने आने वाले साल के लिए, आने वाले दिनों में। और उस बजट में हम ये देखते हैं कि हम कितना आमदनी कर रहे हैं और हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या-क्या चीज़ें हैं। और अगर हमारा खर्चा कहीं सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा होता है, लेट्स से कि हमें इस साल घर लेना है और घर का बजट काफ़ी बड़ा होता है, तो हमें उसके लिए बाहर से लोन लेना पड़ता है। तो हम फिर एक कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं और बाहर से लोन लेके फिर हम एक घर लेते हैं। सिमिलरली सरकार भी वही करती है कि उनके जो खर्चे का हिसाब निकालती है और खर्चा अगर आमदनी से ज़्यादा होता है, तो सरकार जो है वो लोन लेती है। जैसे कि हम कह लें कि फिस्कल डेफिसिट के तौर पे देखते हैं कि सरकार के आमदनी और खर्चे में कितनी डिस्पैरिटी है। और इसी को हम बजट कहते हैं अमूमन तौर पे। अगर आप देखें तो भारत सरकार का अगर हम यूनिटरी रूप से देखें कि ₹1 कहाँ से आता है और ₹1 जो आता है वो किन-किन जगह पे खर्च होता है। तो सबसे पहले हम खर्च का देखें, क्योंकि खर्च ज़्यादा करती है सरकार और आमदनी कम होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खर्च कहाँ-कहाँ होते हैं। तो रुपया जो आता है वो जाता कहाँ है, तो परसेंटेज टर्म्स में देखें अगर ₹1 आता है, तो उसका जो कह लें कि जो अदर एक्सपेंडिचर के रूप में देखते हैं, वहाँ 10% के रूप में सरकार खर्च करती है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स होती हैं जो कि सारे राज्यों में चलती हैं, वहाँ पर 14% के करीब जो है सरकार खर्च करती है अपनी आमदनी का। उसके बाद फाइनेंस कमीशंस और अदर्स ट्रांसफर होते हैं सरकार के, जिसमें कि 10% के खर्च होते हैं। और उसके बाद सरकार जो है राज्य के का भी, चूँकि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस वसूल करती है, तो उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है। तो राज्य सरकारों पर वो जो शेयर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं, उनको वापस लौटाती है। वहाँ पर 16% है, ₹1 का 16% राज्य सरकारों को जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, जैसा हमने बताया कि सरकार के ऊपर हमेशा एक उधार होता है, चूँकि खर्चे ज़्यादा होते हैं आमदनी से, तो उस उधार का उनको 20%, मतलब एक सब्सटैंशियल जो है अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में हमारी सरकार पे करती है। और उसके बाद डिफेंस पे जो बजट होता है सरकार का, वो पूरे बजट का 8% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डिफेंस पे खर्च की है। ये जो सारे आंकड़े हैं, वो पिछले वित्त वर्ष में गवर्नमेंट ने जो है बजट एस्टिमेट के रूप में दिए थे। और उसमें सब्सिडीज़ जो कि रियायतें दी जाती हैं लोगों को, उसमें कह लें कि जैसे हम गैस सब्सिडी होती थी, धीरे-धीरे कम हो गई, तेल पे सब्सिडी थी, धीरे-धीरे कम हो गई, फर्टिलाइज़र में सब्सिडीज़ हैं, तो वो सारी सब्सिडीज़ 8% जो है सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट खर्च करती है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें कि 9% के करीब खर्च होता है। और बाद जो है 5% बचता है, वो पेंशन के रूप में सरकार खर्च करती है, जो उनके पेंशन होल्डर्स हैं, वहाँ पर खर्च करती है। तो ये हुआ खर्च का हिसाब। और अब आमदनी कहाँ से आती है गवर्नमेंट को, कि जो पैसा जो इकट्ठा करती है गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से इकट्ठा करती है, तो उसमें जो
कह लें कि एक एक बड़ा चंक जो आता है वो इनकम टैक्स से आता है, जो कि तकरीबन पूरी आमदनी का 14% है। और उसके बाद एक्साइज़ ड्यूटी जो लगाती है गवर्नमेंट, उसमें 8% के करीब जो है इनकी आमदनी है। और कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो 13% है। मतलब इनकम टैक्स 14% के करीब आता है और कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनियाँ टैक्स देती हैं, वो तकरीबन 13% के करीब है। जीएसटी जो कलेक्शन आता है, जो कि हम हर महीने फिगर देखते हैं, जो कि अभी लगातार कई महीनों से 1 लाख करोड़ के ऊपर का फिगर है, उसमें 15% के करीब केवल जो है वो वहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं, वहाँ से 3% के करीब सरकार लेके आती है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट की हैं, जहाँ पर भी टैक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेचती हैं, उन सारी जगह से या कहीं से डिविडेंड पेमेंट आता है, वो पूरे आमदनी का 6% हिस्सा होता है। इन तमाम ये जितने भी गणना मैंने आपको बताई है, उसमें चूँकि जैसा मैंने बताया कि खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो अब 36% लास्ट ईयर गवर्नमेंट की बोरोइंग रही है। मतलब ₹1 जो टोटल खर्च हुआ है, उसमें ₹36 की सरकार बोरोइंग करती है, जो कि काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन है। कोविड-19 में ये चूँकि आमदनी कम हो गई थी, खर्चे लेकिन सरकार ने कम नहीं किए थे, उसके नतीजन जो है 36% बोरोइंग है, जो कि काफ़ी एक सब्सटैंशियल पोर्शन होता है। ठीक है, तो संतोष सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो पिछले साल जो खर्च किया, पिछला बजट अगर हम पिछले साल की बात करें जो आंकड़े बता रहे हैं, तो उसमें जो सरकार ने पैसा कमाया उसमें वो उतना नहीं था जितना कि सरकार को खर्च करना पड़ा और उसके चलते एक बड़ा पैसा सरकार को कहीं ना कहीं उधार लेना पड़ा। बोरोइंग है का मतलब यही है, कुछ किसी तरीके का लोन है जो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होगा या किसी और तरीके से होगा। देखिए गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है, मोस्टली जो है अगर आप देखेंगे तो वो आरबीआई के थ्रू करती है और बॉन्ड इश्यू करती है। जो भी बॉन्ड कह लें कि आम लोग खरीदते हैं या बैंकें खरीदती हैं, उनको जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड खरीदते हैं, या हम कभी म्यूचुअल फंड में बॉन्ड बाइंग करते हैं, तो वो सारी सरकार की बोरोइंग्स होती हैं। हम सरकार के खर्चे को फंड करते हैं, और चूँकि एक सोवरेन गारंटी होती है ये, तो पूरे कह लें कि 36% मतलब जितना भी हम खर्च कर रहे हैं, उसका 36% हम उधार के रूप में लेके आते हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। भारत जैसे विकसित देशों में, चूँकि पैंडेमिक पीरियड था 2 सालों में, थोड़ा ये बढ़ा है। लेकिन ये है सिचुएशन अलार्मिंग, क्योंकि उधार लेके कितने दिनों तक हम चलेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत बड़े डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जहाँ से कि उनके जो कि कह लें कि अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, गवर्नमेंट देख रही है, उनको बेच के कम से कम ये खर्चे को की भरपाई की जा रही है। जी, तो संतोष सर ये तो हमने समझ लिया कि हम सरकार जो है वो कहाँ से पैसे लाती है और किन चीज़ों में खर्च करती है। तो कहाँ से ला रही है वो भी हमने समझ लिया, उसके अलग-अलग क्या स्रोत हैं, किस तरीके से किन किन सोर्सेज से पैसे ला रही है सरकार। और उसमें फिलहाल के हिसाब से हमें दिख रहा है कि एक अच्छा बड़ा परसेंटेज जो थोड़ा-सा अलार्मिंग भी है, चिंता का विषय है, कि सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हम उस पे भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में जाएँगे आंकड़ों में कि सरकार पिछले कुछ सालों के अंदर में, या अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों को इकट्ठा कर पाए कि कितना कर्ज बढ़ा है भारत के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, क्योंकि वो देखना जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूँ शायद ये आंकड़ा भी थोड़ा बढ़ता हुआ और चिंताजनक ही है पिछले कुछ सालों के अंदर में। और जब हम बाकी देशों की बात करते हैं और जिनकी कमजोर आर्थिक स्थिति है, और जैसे कि खासकर पाकिस्तान की हम बात करते हैं अक्सर, तो हम ये कहते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है। तो वो कर्ज में डूबा हुआ है बुरी तरीके से एक चीज है। हम कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके हैं या कुछ वाली चीजें, तो कब तक और किन लेवल्स तक ये चिंता की बात नहीं है, और कहाँ कैसे इसको कवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, इस पे भी आएंगे। लेकिन सर इसके आगे चलते हैं और इसके अलावा समझने की कोशिश करते हैं कि हम बात आप कहते हैं कि दो तरीके की रेसिट्स होती हैं, रेवेन्यू रेसिट्स और कैपिटल रेसिट्स। ये क्या चीजें हैं, क्या रेवेन्यू है, ये क्या चीजें हैं, और ये कहाँ से पैसा आ रहा है और इसका क्या मतलब है? अब देखिए जब गवर्नमेंट पैसे लेती है, तो उसमें रेवेन्यू रिसीट मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू लेके आती है, उसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट है वो। और कैपिटल रिसीट आती है, मतलब कुछ उनके जो कैपिटल हैं उसको बेचा जा रहा हो। जैसे कह लें कि कई कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट हैं, कुछ गवर्नमेंट के लैंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि उनके कह लें कि एसेट के रूप में हैं, उसको बेच के अगर हम लेके आ रहे हैं पैसा, तो वो कहते हैं कि कैपिटल रिसीट आ रही है।
और रेवेन्यू रिसीट मतलब टोटल जो है टैक्सेस से हम पैसे लेके आ रहे हैं। और सिमिलरली खर्च में भी सेम चीज हम देखते हैं, वही चीज दिखती है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो आमतौर से खर्च करने वाले मतलब जरूरतमंद चीजें जो होती हैं उस पे जब खर्च होता है वो, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिर से हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाया, कोई ब्रिजेस बनाए, कोई हमने कह लें कि रास्ते बनाए, या किसी भी तरह का कैपिटल फॉर्मेशन उसमें जो खर्च होते हैं सरकार के, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में देखते हैं। तो ये दो चीजें मोटे तौर से देखी जाती हैं। जी, तो कहने का मतलब यह है कि जब सरकार कोई कंपनी को बेचती है या किसी कंपनी में अपना हिस्सेदारी कम करती है, बेचती है, तो वो कैपिटल कम हो रहा है और उसी की जगह या उसी तरीके से सरकार कोई नई कंपनी बना रही है या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, कोई नई बिल्डिंग बना रही है, कोई नया अस्पताल खोल रही है, कोई नई कंपनी, कुछ चीजें हो रही है या किसी कंपनी में निवेश कर रही है, बढ़ा रही है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नया हुआ। और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो वो उसमें से जो पैसे निकल के आते हैं, जो टैक्स की तरह या अलग तरीके से जब सरकार कुछ करती है तो वो रेवेन्यू होता है और उसी तरीके का एक खर्च भी होता है जो सरकार खर्च करती है। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ सर, यही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एकदम वही। ठीक है, तो ये समझ लिया और इसके भी आंकड़े पिछले 5 साल के हमारे सामने हैं, दिख रहे हैं कि उससे एक ट्रेंड दिख रहा है कि सरकार कहाँ से पैसे ला रही है और कहाँ पे खर्च कर रही है, किस तरीके का रेवेन्यू और किस तरीके के रेसिट्स में किस तरीके के चेंजेस हैं, और ये हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। और सर इसके आगे चलते हैं, इसके आगे ये समझना चाहता हूँ कि सरकार जो पैसे बजट जब हम बना रहे हैं तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि अनाउंसमेंट जो होगा बजट के अंदर में उसमें ये बताया जाएगा कि अब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने जा रही है, किस चीज में कितना खर्च करने जा रही है। क्या मेजर अगर हम एलोकेशन की बात करें कि किस तरीके से सरकार अलग अलग हेड्स में खर्च करती है, तो वो क्या एलोकेशन होते हैं, क्या हेड्स होते हैं मेजरली, और वो क्या परसेंटेज है? देखिए, सबसे पहली चीज, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे बड़ी चीज होती है कि पॉलिसी इन कंटिन्यूएशन, और पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया गया हो गिवन द काइंड ऑफ सिचुएशन जैसे भी इमर्ज हो रही हो, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट देखती है कि हम कहाँ कहाँ खर्च करें। तो बजट आउटले को हम बहुत ही जो है ग्रैनुलर लेवल पे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कैसे रहे हैं, जो एलोकेशंस रहे हैं गवर्नमेंट के, और इस साल कहाँ हैं, कहाँ पर मेजर चेंजेज हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, मनरेगा, वो काफी बड़ा कैपिटल जो है वो रूरल कह लें की तरफ एलोकेट होता था। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से होते हुए आ रहा है, और हमने देखा कि काफी ज्यादा लोगों को रोजगार जो है रूरल की तरफ मिला है। लेकिन चूंकि कोविड-19 पीरियड था और बहुत सारी चीजें इमर्ज हुई, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने मनरेगा में जो एलोकेशन था उनका, उसको उन्होंने तकरीबन 34.5% कम कर दिया था, जो कि लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट गवर्नमेंट दिया है, उसमें 73,000 करोड़ के करीब का मनरेगा में था, जो कि प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो 1,11,500 करोड़ था। तो इसमें सब्सटैंशियल एक तरह से कहने की गिरावट थी, क्योंकि बजट का मतलब है कि आज अगर हमने इस स्कीम में किया तो किसी दूसरे स्कीम में वो जो पैसा बचता है उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो हम देखेंगे कि वो पैसा जो बचा है वो अब वो किधर की तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है जिसमें कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने करीब 42,617 करोड़ खर्च किए थे, और इस साल जो है वो केवल 9,200 करोड़ खर्च किए हैं। यहाँ भी सब्सटैंशियल गिरावट देखी जा रही है 78% की। किस जगह इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट ने कहाँ पर अपने खर्चे बढ़ाए हैं, तो देखिए उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जहाँ पर कि 104% के करीब बढ़ा है लास्ट ईयर में। चूंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी थी लास्ट ईयर कोविड के कारण, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाए हैं। 6,401 करोड़ का एलोकेशन लास्ट ईयर था, जो कि प्रीवियस ईयर उसके 3,129 करोड़ का था। उसके बाद अगर देखें कि सीमा क्षेत्रों का विकास है, उसमें तकरीबन 1000% का बढ़ा है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट है, 50 करोड़ से लेके वो 566 करोड़ हुआ है। और सिग्निफिकेंट उसके बाद जहाँ बढ़ा है उसमें जल जीवन मिशन है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने 350% प्रीवियस ईयर से बढ़ाया है। 11,000 करोड़ था, वो बढ़कर 5,011 करोड़ हुआ है। तो ये काफी सब्सटैंशियल पोर्शन है, जहाँ पर कि एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन भी कह लीजिए आप, हर गाँव में गवर्नमेंट की स्कीम है कि वहाँ पर
लोगों के घरों में जल मतलब पानी पहुँच जाए, पीने का स्वच्छ पानी पहुँचे। और हमने लास्ट ईयर भी देखा कि काफ़ी कंपनियाँ इससे लाभान्वित हुई हैं। चूँकि एलोकेशन बहुत बड़ा था इस जगह 350% का एलोकेशन बढ़ा था और वो भी 11,000 करोड़ से 50,000 करोड़। तो मुझे लग रहा है कि उसमें अगर किसी ने अगर प्रीवियस ईयर पाइप की कंपनियों में अगर निवेश किया होगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मतलब मोर देन 100% रिटर्न्स कंपनियों ने दिए हैं। उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी स्वेल हुई है, बढ़ी है। उन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया है और उसका एक ही कारण रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो निर्णय लिया था कि इम्पेटस टू द रूरल एरियाज़ जहाँ पर ये चीज़ें हों। तो हमें आने वाले दिनों में यही ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का इम्पेटस कहाँ पे है, कहाँ पे जो है फ़ोकस है, कहाँ पे एलोकेशंस बढ़ रहे हैं। तो जैसे मनरेगा में कम हुआ, तो उसके कारण हमने देखा कि जितनी एफएमसीजी कंपनियाँ थी, वो लास्ट ईयर अगर देखेंगे रिटर्न उनका ऑलमोस्ट सेम है, बराबर रहा है क्योंकि लोगों के पास रोज़गार जो कि मनरेगा के थ्रू जाता था, वो कम हुआ है। तो उसका खामियाज़ा एफएमसीजी कंपनियों ने भुगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके बाद अगर आप चलें तो देखें मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज़ हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ से कि हमको बिज़नेस जो है लीड नहीं मिलेगी, लेकिन एक नीति निर्धारण गवर्नमेंट की किधर की तरफ है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो नेशनल एजुकेशन मिशन है, वहाँ पर एक अच्छा एलोकेशन बढ़ा है 21% के करीब का, जो 28,244 करोड़ से बढ़कर 34,300 करोड़ हुआ। तो एजुकेशन की तरफ फ़ोकस बढ़ा गवर्नमेंट का और उसके बाद नेशनल लाइवलीहुड मिशन है जहाँ पर कि 45% के आसपास का एलोकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो 10,000 करोड़ के करीब का था प्रीवियस ईयर में, वो बढ़कर 14,473 करोड़ हुआ है। तो एक जगह से कम हो रहा है देखिए और दूसरी जगह पे धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब क्योंकि देखिए जो भी रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट अपने घर में नहीं रखती है, उसको खर्च करना है उनको। बस उनका रेवेन्यू का एवेन्यू बदल जाता है। इस एवेन्यू से नहीं जाके दूसरे एवेन्यू से वो खर्च करते हैं। संतोष सर, ये तो स्कीम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और जिसमें आपने बताया कि अलग अलग किस तरीके से स्कीम्स में कहीं किसी योजनाओं में घट गया है एलोकेशन और किसी में बढ़ गया है। लेकिन मुझे लगता है बाजार के ऊपर में जो एक बड़ा असर पड़ता है वो कहीं ना कहीं सेक्टोरल एलोकेशन का पड़ता है कि यानी किस मद में, जैसे भी आप कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के अंदर में और उस तरीके से तो ठीक है कि ऐसे थोड़ा योजनाओं के हिसाब से थोड़ा डिकोड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम सीधा सीधा सेक्टर पे समझ सकें कि सरकार ने अगर एग्रीकल्चर पे कितना एलोकेट किया और कितना खर्च किया, तो उससे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो पाइप की इंडस्ट्री हो, चाहे इरिगेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे ट्रैक्टर से जुड़ी हुई हो, उन सब चीजों पे किस तरीके का असर हुआ, तो वो सारी चीजें समझना थोड़ा आसान हो जाती हैं। या डिफेंस के ऊपर में कितना, तो अगर हम उस पर एक थोड़ा सा एक नजर डाल सकें सर कि डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री वाइज किस तरीके का एलोकेशन रहा है पीछे। देखिए मिनिस्ट्री वाइज तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि मिनिस्ट्री वाइज किस तरह से हुआ है। अगर हम देखें मेजर एलोकेशंस की अगर बात कर लें, तो उसमें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर कह लें कि तकरीबन 55,000 करोड़ के करीब का एलोकेशन था। हेल्थ और फैमिली पे अगर देख लें तो 74,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में टोटल आउटले जो है वो तकरीबन 93,000 करोड़ का था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि पहले एक रेलवे बजट हुआ करता था, अब चूँकि इस बजट के अंदर ही आ गया है, वो तकरीबन जो है 1,10,000 करोड़ का वहाँ बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में 1,18,000 का जो कि एक कह लें कि भारतमाला बोल के जो है इनका बहुत बड़ा मिशन है गवर्नमेंट का, उसमें 1,18,000 करोड़ खर्च है। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री मैंने मिनिस्ट्री है उसमें फार्मर्स वेलफेयर के रूप में अगर मोटे तौर पे देखें तो 1,31,000 करोड़ है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,33,000 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से रहा है। होम अफेयर्स में 1,66,000 करोड़ के करीब है और जिसके अंदर जो मैं बता रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी उसमें जो रिफॉर्म्स हैं और कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,56,000 करोड़ के करीब का यहाँ रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि टोटल बजट का 8% एलोकेशन है, वहाँ पर 4,78,000 करोड़ के करीब का टोटल एलोकेशन रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है सर कि एक बड़ा खर्च जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाता है, डिफेंस को मजबूत करने में, और वो एक अच्छी बात है और कहीं ना कहीं
दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस में भारत को गिना जाता है, तो वो टॉप 3 या 4 5 देशों में हमारी गिनती होती है। लेकिन कहीं कभी वैसे उसको सोशली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक वो भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं एक डेवलपिंग नेशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी हमें गिनती होती है। कमजोर गरीब देश है, बड़ी पॉपुलेशन है, और वहां पे हम बड़ा खर्च, और मजबूरी भी हमारी है, वो भी हो सकता है। तो वो दोनों चीजें हैं कि हम बहुत तरफ से, बहुत ऐसे लोगों से, ऐसे देशों से घिरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक जरूरी, तो ये बैलेंस बनाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा सर। डेफ़िनेटली मतलब गवर्नमेंट को एज पे रहना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शंस हैं और विरोधी दल आपको हमेशा घेरते रहते हैं कि आपने अगर कोई भी खर्च इधर-उधर किया या डिफेंस डिफेंस भी समझ लीजिए कि डिफेंस पे अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपके पड़ोसी की भौहें तन जाती हैं कि भाई आपने इतना क्यों एलोकेट किया और फिर आपको यूएन में भी जवाब देना पड़ता है उसमें कि डिफेंस में आपका इतना क्या है, क्यों आप क्या कहीं सीमा तो नहीं बढ़ाने की सोच रहे हैं या कहीं अटैक की तो नहीं बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि डिफेंस में जो भी एलोकेशन है, गवर्नमेंट की वो जो पॉलिसी है कि हमारे यहाँ ही बने, जो भी हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन बाहर से लेते थे, वो मोस्ट ऑफ दी जो कि आज ओपनिंग रिमार्क्स में भी राष्ट्रपति ने बताया कि हम बहुत सारी चीज़ें मतलब 80% के करीब तक पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स की, अब हम इंडिया में बनाएँगे। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी तो हमारे टैक्सेस भी गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि ये पॉलिसी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी गवर्नमेंट के लिए। जी। ये इंटरेस्टिंग एक व्यू था ओवरऑल पूरे बजट के ऊपर में, और इसको हम बजट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से एक तलवार के धार पे सरकार को चलना होता है, जहां अंदर भी, देश के अंदर भी विपक्ष खड़ा होता है और सवाल करता है कि ये क्यों एलोकेशन बढ़ाया गया और क्यों घटाया गया, और वहीं कहीं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन जैसे संस्था को भी आपको जवाब देना पड़ता है कि क्यों। और दोनों तरीके से है, वो वाला भी है कि क्यों डिफेंस कमजोर नहीं होना चाहिए, तो वो एक चीज है, लेकिन साथ ही साथ एट व्हाट कॉस्ट, कि हमारे देश के अंदर में बच्चे क्या खाना खा रहे हैं, उनको मिल रहा है कि नहीं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ आते हैं, एजुकेशन में कहाँ आते हैं, बहुत सारे और यूएन के ही जो गोल्स हैं उनमें हम कहीं खड़े होते हैं इकोनॉमिकली, हमारा देश और हमारा जो गरीब तबका है उस तक, अगर उसके हिस्से का कहीं हम चीजें जो है वो टैक्स में से निकाल करके, पैसे में से निकाल करके कहीं किसी ऐसे मद में ना खर्च कर रहे हो जो कि शायद जरूरी नहीं है या एग्जॉर्बिटेंट हो, तो वो एक तलवार की धार है जिसपे हर साल या हर हमेशा हर सरकार को चलना पड़ता है। सर, चलते चलते ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ओवरऑल हमने समझ लिया कि देश का बजट कैसे होता है और क्या चीजें। एक आखिरी आपसे समरी चाहता हूं सर, कि कोई ऐसी चीज, जो चीज आपको जिससे कंक्लूड करना चाहे, प्लस अगर आपको मौका मिले वित्त मंत्री को सलाह देने का, कोई एक या दो ऐसी सलाह जो आप देना चाहेंगे कि बजट में किन चीजों पे क्या चीजें चेंज करनी चाहिए या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ बजट पे हम जो सलाह देंगे, चूँकि हम लोग मार्केट रिलेटेड हैं और बजट जब सरकार बनाती है, तो वो हर आदमी का ख़्याल रखती है। तो ये 2 मतलब कह लें कि एक बेसिक डिफरेंस होता है कि हम कंपनीज़ की प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिहाज़ से देखते हैं कि सरकार प्रॉफ़िटेबल हो, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफ़िट नहीं सोचती है, वो लोगों का हित सोचती है। तो वो पर्सपेक्टिव में चूँकि मैंने कभी सोचा नहीं कि, और मेरा कभी काम भी नहीं पड़ा कि सरकार की तरह सोचना और एक एनालिस्ट की तरह सोचना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं और सरकार को बहुत हरकुलियन टास्क करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार जब भी बजट बनाती है तो सारे जो भी प्रभावित लोग हैं होंगे उससे, सारी इंडस्ट्री को बुलाती है, उनसे सलाह लेती है, सारे सोशल सेक्टर से लोगों को बुलाती है कि उनको क्या चाहिए और कैसे बनना चाहिए बजट। इन सारी चीज़ पे व्यू लेके फिर अपनी जो भी रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उन सारी चीज़ को मिक्स करके बजट बनाती है। तो बजट में कह लें कि मैं कोई सलाह दूँ और सरकार मान ले, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो बहुत सारे एंगल से उस चीज़ को देखते हैं और हम लोग जब कभी भी देखते हैं तो हमारा मतलब एंगल वो कह लें कि संकीर्ण होता है, हमारा दायरा बहुत कम होता है। लेकिन सरकार के दायरे जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। उनको हर ल किसी समाज के हर तबके का ख़्याल रखना है। इंडस्ट्री का भी रखना है, लोगों का भी रखना है, गरीबों का भी रखना है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए ख़्याल, चूँकि मेरा पर्सपेक्टिव इतना बड़ा नहीं है एलेक्स जी, तो मैं आई एम अनएबल टू गिव एनी सजेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, बट ये है कि
जितनी ज़्यादा बैलेंसिंग हो, जितने ज़्यादा लोगों को अकाउंटेबल बनाया जा सके, ये मैं ज़रूर सलाह दे सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स लोगों को जो टैक्स के दायरे में आ सकें, ताकि हमारे जो राजस्व घाटा है हमारे देश का, ये बेसिकली हर इंडियन पे एक उधार है। हमारी देश, हमारी सरकार का उधार हमारा उधार है। हमको पे करना पड़ेगा, हमारा रुपया कमज़ोर होता है, अगर हमारे उधार ज़्यादा होते हैं, तो हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। तो राजस्व किस तरह से कम हो सके, तो मैक्सिमम लोग अगर टैक्स के दायरे में आएँगे, तो ये शायद कम हो सकेगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि 14% की प्राप्तियाँ इनकम टैक्स से होती हैं और 13% के करीब की प्राप्तियाँ जो हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स से होती हैं। तो कॉर्पोरेट मैक्सिमम जो है वो दायरे में है, लेकिन इंडिविजुअल्स जितने भी हैं, वो दायरे में नहीं हैं। बहुत से लोग अभी भी दायरे के बाहर हैं। तो जो स्वेच्छा से अगर टैक्स दिया जाए, क्योंकि सरकार की सुविधाओं का हम यूज़ करते हैं, तो स्वेच्छा से अगर हम टैक्स दें सरकार को, तो चीज़ें और बेहतर बन सकती हैं। जी, तो ये ना ना करते हुए भी संतोष सर ने एक बहुत 2 इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ऐसी जो चीज़ें हैं, जो सरकार की तरफ उन्होंने कही हैं कि 2 चीज़ें हो, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूला जाए और कोशिश ये हो कि हम कहीं न कहीं सरकार या देश की इकोनॉमी उस तरीके से मजबूत हो रेवेन्यू जनरेट करने में, पैसा जनरेट करने में कि हम उधारी कर्ज़ा कम से कम होता चले और वो क्योंकि हर जो भारत सरकार पे कर्ज़ा है, वो हर एक भारतवासी पे कर्ज़ा है। तो वो कम से कम हो सके और दूसरी चीज एक जो वो बहुत कम शब्दों में बोल गए थे अकाउंटेबिलिटी यानी हर पैसे का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो उसका हिसाब अच्छे से अच्छे तरीके से रखा जाए ताकि जिस पैसे को खर्च किया जा रहा है वो वाकई में जमीन तक पहुंचे उन लोगों तक पहुंचे जहां जिस काम के लिए जिस हेड के लिए वो निकाला गया। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए बजट को डिकोड कराने के लिए और उसको हमें समझाने के लिए सरल शब्दों में कि भारत का बजट आम बजट कैसा होता है क्या होता है कैसा रहा है और आगे एक हमें अंदाजा मिलता है कि किस तरीके की चीजों पे सरकार फोकस करने वाली है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए समय निकालने थैंक के यू। लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।